हिस्ट्री आज स्टार्ट करना। आप पहले देखो, उत्तराखंड का पढ़ना है तुमको इतिहास। अब इतिहास मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं, इतिहास तो इतिहास ही होगा, हिस्ट्री तो हिस्ट्री ही होगी। इतिहास का मतलब अगर आप जनरल भाषा में लगाओगे पहली क्लास में तो कुछ बातें आप समझना। इतिहास पढ़ने की एक थोड़ा सा अलग अप्रोच होगी, उसको आप एक बार समझना। देखो इतिहास का मतलब क्या होता है, तो इतिहास का मतलब अतीत है, इतना तो पता है ना। इतिहास का मतलब आज से पहले जो कुछ भी हो गया वो सारी की सारी चीज़, उसको हम हिस्ट्री कह देते हैं। जो कुछ भी आज तक की घटनाएं हैं, आज जो कुछ हो रहा होगा ये भी कल के दिन अतीत बन जाएगा। अब जब कभी भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो अब भारत का पढ़ो, विश्व का पढ़ो, या उत्तराखंड का पढ़ो, उत्तर प्रदेश का पढ़ो, इतिहास पढ़ने में एक चीज़ की समस्या हमेशा रहेगी आपके सामने कि हम इतिहास पढ़ते किसका है। मतलब यहाँ पर जब आप ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जब कभी भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो हमें इतिहास किसका पढ़ना होता है। अब सोचो दिमाग में, हम किसका इतिहास पढ़ते हैं, तो सर हमें ह्यूमैनिटीज़ में इतिहास पढ़ना होता है मानवों का, इंसानों का ना। और इंसानों में भी जब बात अतीत की हो, इतिहास की हो, तो हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास ताकत रही होगी। जिसके पास शक्ति ही नहीं रही उसका इतिहास में कोई जिक्र ही नहीं होता है ना। तो कुल मिला के हम अपने जैसे लोगों के बारे में ही कुछ बातें पढ़ना चाह रहे हैं। अब हम जैसे कुछ लोग, उनको अलग अलग पोर्शन में आप डिवाइड करो। सबसे पहले जैसे आज हम 2024 में हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1900 से लेकर और 2000 ईस्वी के बीच रहे। तो हम अभी इतना आइडिया तो लगा सकते हैं कि जो लोग 1900 से 2000 के बीच में रहे होंगे वो लगभग हम जैसे ही होंगे, उनकी सोच विचार बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही और पीछे चले जाएं तो आपको इनके बारे में भी पढ़ना होगा जो 1500-1600 ईस्वी में रहते थे। हो सकता है कि इनके विचार थोड़ा अलग रहे हों, है ना, इसमें भी, पर ठीक ठाक है, ओके, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और पीछे जाएंगे क्योंकि इतिहास पढ़ना है तो आपको जीरो से कहानी शुरू करनी पड़ेगी। भाई सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। और पीछे जाए तो किसी आदमी के बारे में पढ़ते हैं जो 700-800 ईस्वी के आसपास रहा होगा। तो ऑब्वियस है कि जो 2024 या 1900-2000 का आदमी है उसकी जो सोच विचार है वो इससे थोड़ा सा कम मैच करती होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी तब अगर हम ये कहें कि हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में जो आज से 5000 साल पहले रहते थे, तो अब यहाँ दिक्कत आ जाएगी ना। क्योंकि आज से 5000 साल पहले का जो आदमी था उसके सोचने का तरीका, उसका आर्ट एंड कल्चर सब बहुत अजीब सा रहेगा। और मैं ये सारी थ्योरी इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आपको हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, इतिहास हमको पढ़ना है, तो हमको इतिहास 5000 साल पहले से भी शुरू नहीं करना होता है। हमको इतिहास शुरू करना होता है लगभग आज से 10, 15, 20 हजार साल पहले या उससे भी पहले, कई बार हजारों वर्ष पहले का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो जब आप हजारों साल पहले पहुंच जाएंगे तो मेरे बोलने का सरल भाषा में मतलब ये है कि वो बड़ा एक कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है कि जब हम आदि मानवों के बारे में पढ़े तो आदि मानव का मतलब है ऐसे कुछ लोग जिनको लिखना नहीं आता था, जिनका बौद्धिक विकास उतना नहीं था जितना हमारा है। तो जब कभी भी आप कहीं का भी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, और खासकर आप में से जो लोग पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या आती है शुरुआती दौर के लोगों के इतिहास को पढ़ते समय। फिर जब हमें हमारे जैसे लोग मिलने लगेंगे तो हम शायद इतिहास को ज़्यादा बढ़िया से समझने लगेंगे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कोशिश करूंगा कि जहां से आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए हम डिस्कशन वहां से करें। देखो, जिस राज्य के बारे में हमको पढ़ना है, उत्तराखंड का जो इतिहास हमको पढ़ना है, मान के चलो आप जमीन का ये वो टुकड़ा है लगभग ना, जैसे आज तो इसमें देहरादून भी है, हरिद्वार भी है, ये सब है। लेकिन मोटा मोटा हम ये मान के चलते हैं कि हमें यहाँ का इतिहास पढ़ना है, उत्तराखंड में इस क्षेत्र का इतिहास पढ़ना है। अब इसमें ये मानते हैं, देखो मोटा मोटा सीधा आप कहानी को अपने दिमाग में सेट करो। पहले फैक्ट क्या होंगे, क्या प्रश्न आएंगे, वो सब बात की बात है। ऐसा माना जाता है, पता तो किसी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि जमीन के इस टुकड़े पर जो लोग सबसे पहले निवास करते थे उन्हें कोल कहा गया। कोल। अब ये किसने कहा कि यहाँ पर रहने वाले लोग सबसे पहले कोल थे? क्या ये किसी किताब में लिखा हुआ है या कोई ऐसी बुक है या कोई प्रमाण आपको मिला? तो आंसर है कुछ नहीं। ये बस ये वैसी ही एक कहानी है जैसे हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि हम मनु की संतानें हैं, है ना। बस वैसी ही एक कहानी, कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है।
पर यह माना जाता है कि जो लोग सबसे पहले यहाँ पर रहते थे वो क्या थे, कोल। फिर कोलों के बाद एक कहानी चली कि कोल के बाद यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्हें कहा गया किरात। किरात के बाद कुछ लोग आए, उन्हें कहा गया खस। खसों के साथ कुछ और लोग आए, उन्हें कहा गया नाग। कुछ लोग थे जो जिनको कहते थे तंगड़, ऐसा एक नाम था, उसको कहते थे पर तंगड़। ऐसे बहुत सारे लोग थे। ये बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी जो हमारे राज्य पर शासन कर रही थी। बहुत हजारों साल पहले अगर हम चले जाएं तो आज से कई हजार साल पहले शायद, क्योंकि मैं तो एंशिएंट वाले पार्ट पर ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, वहाँ पर ऐतिहासिक साक्ष्य कम होते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे इस राज्य में कोल जाति के लोग रह रहे थे। फिर किरात आए, खस, नाग, तंगड़, ऐसे कुछ लोग रह रहे थे। अच्छा, ये जितने भी लोग होते हैं, ये जो मैंने बोर्ड पे आपके सामने बनाए हुए हैं, इनको हम इन जनरल ये मानते हैं कि ये हमारे राज्य में निवास करने वाली कुछ प्रजातियां थी। एक वर्ड चलता है इनके लिए, प्रजातियों का मतलब आप मोटा मोटा जनजातियों से लगाना। हाँ, जब भी ऐसा लिखा होगा प्रजातियां, मतलब आज से हजारों साल पहले हमारे राज्य पर कुछ जनजातियां शासन करती थी। जनजातियों के शासन करने का तरीका हमारे शासन करने के तरीके से बिल्कुल अलग होता था। इनका कोई राजा नहीं होता था, ये लोग अपने में से किसी एक को अपना राजा बना देंगे, प्रधान, वही इनका शासन चलाता था, उसे जन शासन कहते हैं। ये सब व्यवस्था चल रही थी, बहुत लंबे समय तक यही चला। फिर एक टाइम पीरियड के बाद कहानी आती है कि मध्य एशिया से कुछ लोग हमारे देश के अंदर एंटर करते हैं, उन्हें आर्य कहा गया। ठीक है, आपको कोई स्टोरी नहीं पढ़नी है, इतनी बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप इतिहास पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले यहाँ कुछ जनजातियां शासन करती थी। कोल, किरात, खस, ये सब राज कर रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद मिडिल एशिया से कुछ लोग यहाँ एंटर किए, उनको कहते हैं आर्य। तो आर्यों से पहले यहाँ विभिन्न प्रजातियां राज कर रही थी। फिर एक दिन अचानक से यहाँ पर कुछ लोग आ गए, उनको नाम दिया गया आर्य। अब ये जो नाम हमने लिखा है आर्य, इनके बारे में कुछ चीजें जान लो। आर्य कौन है, मतलब आज के समय जब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आर्य कौन है, तो हमारे पास आंसर निकलता है कि आर्य वे मानव है, ऐसे लोग जो लोग हर एक चीज में तब भी, अब भी और आने वाले समय में भी श्रेष्ठ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी। मतलब आर्य वो लोग थे जिनका कद लगभग 6 फीट था। और मैं अमूमन अपनी क्लासों में कहता हूं कि अगर आपको जानना है कि आर्य किसे कहते हैं, तो आर्य का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास ऋतिक रोशन होता है। ऋतिक रोशन है ना, वो एकदम आर्यंस है, बिल्कुल जैसे आर्यंस होते हैं ना, उसी का डुप्लीकेट है बिल्कुल। उसको अपना शरीर बनाने के लिए कोई जिम नहीं करना पड़ा, फिजिकली एकदम से फिट है। ऐसे लोग आर्य होते थे। ये जो लोग हमारे राज्य पर पहले रह रहे थे, इनकी भाषा क्या थी, तो आंसर मिलता है कि इनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत क्या होता है, तो प्राकृत का मतलब है नेचुरल भाषा। जैसे किसी को भी ना, आप जीवन में किसी को भी, इंसान नहीं, आप जीवन में किसी भी प्राणी को खींच के थप्पड़ मार दो, रोता है ना, एक जैसे ही रोते हैं सब। कोई दुनिया में ऐसा है जो हंसते हुए रोता है? नहीं, वो प्राकृतिक है। आप मेरे पेट में मुक्का मारो, आ की आवाज निकलेगी, वो प्राकृतिक है। तो ये ऐसी भाषा यूज करते थे। इनके पास शब्दकोश नहीं था, बहुत सारे शब्द नहीं थे किसी को बुलाने के लिए। किसी को बुलाना है तो ऐसा कर दिया, मारना है तो ऐसा कर दिया, बस सिंपल सी भाषाएं थी। लेकिन ये भाई साहब खतरनाक थे, इनके पास इनकी अपनी एक भाषा थी और वो थी संस्कृत। तुम सब इस क्लास में बैठे हुए हो, चलो मान लो कि अभी आप पहले दिन बैठे हो, आपको 10, 15, 20, 25 दिन इस क्लास में बैठे बैठे हो जाए, या फिर अभी आप बैठे हुए हो, इमेजिन करो ये पहले की रो खाली पड़ी हुई है, अभी 5 अंग्रेज आके यहाँ बैठ जाए ना, चुप हो जाओगे तुम सबके सब, और फिर तुम्हारा ध्यान मेरे पे कम और इन पे ज्यादा रहेगा। ऑब्वियस है, वो मानव स्वभाव है। अगर कोई भी व्यक्ति अभी 5 हीरो आके बैठ जाए यहाँ, अब थोड़ी तुमको मतलब क्लास से, अब तुमको मतलब इनसे रहेगा। तो ये हीरो ही थे उस जमाने के, बोलने में संस्कृत बोल रहे हैं। जैसे आज अंग्रेजी की महत्ता है, तब संस्कृत की महत्ता थी। तो ये जब आए ना यहाँ, आते ही संस्कृत के श्लोक, भाई सीधा श्लोक में बात कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक लोग थे। इनके यहाँ आते ही इन सब लोगों ने इनके सामने हाथ जोड़ दिए और इन सब लोगों ने ये मान लिया कि भैया आप ही पावरफुल हो। आप मेरी बात को समझो, इसको दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ट्राइब्स थी जो राज कर रहे थे, और ये जनजातियां जब यहाँ पर शासन करती थी, तो फिर अचानक से यहाँ पर एंट्री हुई आर्यों की। जब आर्य आए तो आर्य हर एक मामले में इनसे श्रेष्ठ थे, तो इन्होंने खुद से ही इनको अपना राजा मान लिया।
इन्होंने इनको अपना राजा मान लिया, भैया आप हर चीज में हमसे आगे हो, आप शासन करो। और फिर आर्यों का शासन हमारे राज्य में शुरू हुआ। जब आर्य शासन करते हैं तो आर्य और प्रजातियों में क्या अंतर है? प्रजातियां भी जीवन जीती थी, ये लोग भी अपना लाइफ जीते थे, इनके भी शादी विवाह बच्चे उत्तराधिकार सब होता था, इनका भी सेम था। एक अंतर दोनों में, इनकी खुद की सामाजिक व्यवस्था थी, एक सोशल सिस्टम था, इनकी भी अपनी खुद की एक सामाजिक व्यवस्था थी। इनकी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, राजा क्या होगा, प्रधानमंत्री, ये मंत्री, कुछ नहीं। इनके पास एक राजनीतिक व्यवस्था थी। इसलिए जब इन्होंने राज किया तो हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इनके राजवंश के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 10 से 15 टॉपिक के अंदर या 10 से 15 लाइन के अंदर आपकी ये सारी चीजें निपट जाएगी, क्योंकि इनकी राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं है। और सामाजिक व्यवस्था में जो कुछ प्रश्न आएंगे तो आप कर लोगे। इनके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि इनके पास एक पॉलिटिकल सिस्टम था, राजा क्या होता है, वजीर क्या होता है, दीवान क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो जब ये आर्य शासन करने लगे तो आर्यों के शासन के समय, अब बस मेरी कहानी को समझना और कुछ भी नहीं, इतिहास तो मतलब एक स्टोरी होता है, तो ये कभी भी एक कठिन विषय नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे विषय आप बना लो पेपर से पहले पहले अपने, जिन विषयों को घर में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हर सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे ना पेपर से पहले, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यहीं पे आके यहीं से शुरू हुए यहीं पे खत्म, उसको उसके बाद खोलना भी नहीं है। मन करे तो नोट्स बना लो, वैसे मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, भी हो जाएगा काम, पर बना लो तो बहुत बढ़िया है ना। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो लिख लेना, अदरवाइज तब सार्थक होगा तुम्हारा यहाँ पर आना। नहीं तो दौर ऑनलाइन का है और वहाँ सुविधाएं ज़्यादा है ना, तुम्हारे से ज़्यादा सुविधा है वहाँ पे। एक वीडियो देखी, कुछ समझ नहीं आया, पीछे करो, अब मेरे को करो जरा पीछे, नहीं हो सकता ना। आज मान लो आप क्लास आए हो, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, गया आज का लेक्चर ऑनलाइन में, तो भाई ये सुविधा तो रहती है। तो यहाँ आने का फायदा तभी है, बस एक ही फायदा है, ऑफलाइन क्लासेस में रिजल्ट इसलिए बेस्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति बोल रहा है वो आपके सामने रहता है। और इसका फायदा तभी है जब आप नोट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना बनाए, है ना। ऐसा ना हो कि हर चीज़ के लिए नोट्स खोल रहे। कथा है क्या, बस कथा नॉर्मल, बस इंटरेस्ट पे बात है, आपको कितना इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में आ जाता है। अगर आ गया तो फिर आराम से कहानी खत्म। जैसे मेरी देखी हुई, आपकी देखी हुई कोई भी मूवी की कोई भी कहानी हम नहीं भूल सकते। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो मैं खटा को याद आ जाएगा। बस यहाँ भी ऐसे कटप्पा, यहाँ कटप्पा की जगह कोई और आ जाएगा, पर कहानी तो सेम है ना। तो ये अप्रोच अपने दिमाग में बैठा हो। तो ये आर्य जब शासन कर रहे थे ना, तो आर्यों के कुछ वंश थे जिन्होंने हमारे राज्य पर शासन किया। जैसे सबसे पहले जो लोग शासन करते थे उन्हें हमारे राज्य में कहा जाता है, कौन से वंश के हो, कुनिंद वंश। यानी उत्तराखंड पर सबसे पहले जिन्होंने शासन किया उन्हें हमारे राज्य में कुनिंद वंश के राजा कहा जाता है ना। कुनिंद वंश उनको कहा जाता है। अब ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि सबसे पहले जो शासन कर रहे थे उनका वंश कुनिंद था। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है वंश, तुम्हारा क्या है, रावत वंश। ऐसे तो मेरा भट्ट हो जाएगा वंश। तुम्हारा क्या है वंश, है ही नहीं ना। मतलब क्या है ये वंश, का मतलब क्या हुआ, वंश कोई ऐसी चीज थोड़ी है। डायनेस्टी मतलब क्या होता है, ये वंश मतलब क्या। देखो सबसे पहले हम जिन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं उन राजाओं के जो भी हमें प्रमाण मिलते हैं ना, जो भी उनके हमें सोर्स मिलते हैं, वहां पर एक शब्द कॉमनली लिखा होता है, कुनिंदोपस्य, कुलिंदोपस्य। तो बस हम उनको नाम दे देते हैं कुनिंदोपस्य या फिर कुलिंदोपस्य। तो ये ना वो लोग नहीं कहेंगे, अगर वो लोग आज जिंदा हो जाएं या हम उनसे बात करें कि आपका वंश क्या है, तो उनका भी यही जवाब होगा, कैसा वंश। हमने सबसे पहले राज करने वाले लोगों को नाम दिया है कि हम उन्हें कुनिंद कहेंगे। तो ये इतिहासकारों के दिया हुआ नाम है। फिर कुछ टाइम ये लोग राज करते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर राज करने जो लोग आए उन्हें कहते हैं पौरव वंश के राजा। ये सब पुराना है, मैं टच ही नहीं करूंगा, यहाँ से हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट। क्यों, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास में सबसे बड़ी समस्या जो है ना वो सोर्स को लेकर के होती है। और मैं आपका सब लोग का टेंशन 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक बात आप समझो, इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोर्स। हमें कुछ मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाए, कोई अभिलेख मिल जाए, अगर स्रोत है तो इतिहास है और स्रोत नहीं तो फिर इतिहास नहीं। अब सबसे मजेदार बात यह है कि आज हम 2024 में खड़े हैं, इसका मतलब हमें लगभग 2024 सालों का इतिहास पढ़ना है। सच बात, क्लियर बात आप समझो, हमारे राज्य में पहले 1600 सालों के इतिहास का कोई स्रोत नहीं है। तब आप इसको अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, अगर आप सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। पहले का 1600 साल हो गया जीरो। 1600 ईस्वी से पहले जो कुछ भी मैं कहूंगा उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तुक्का होगा। क्या तुक्का है ही नहीं कुछ स्रोत।
ऐसे ही बना बना के कहानियां बनाई हुई है। तो 1600 साल तक का इतिहास तो कोई सोर्स है ही नहीं। तो 1600 से और 2000 मतलब 300-400 साल का आपको इतिहास पढ़ना है। और किसी और राज्य के बच्चे को पढ़ना हो तो उनके सोर्सेज ज़्यादा है, तो उनको हिस्ट्री भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमारे राज्य में तो ये टेंशन है ही नहीं। तो शुरुआत वालों को मैं टच कर ही नहीं रहा हूँ। बस आप अपने दिमाग में इतनी सी बात बैठाओ कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो लोग शासन करते थे वो प्रजातियाँ थी, जनजातियाँ। जनजातियों के बाद आर्य आए। सबसे पहले उत्तराखंड पर जिन्होंने शासन किया उन्हें कहते हैं कुनिंद वंश के राजा। उसके बाद जो ठीक ठाक शासन करने वाले हुए उनको कहते हैं पौरव वंश का राजा। पौरव वंश के बाद जिन्होंने इस राज्य पर शासन किया उन्हें कहते हैं कत्यूरी वंश के राजा। तो ये 3 वंश हैं, बहुत छोटे छोटे, और इनके बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा स्रोत है नहीं। ये 3 वंश हमें जब पढ़ने होते हैं तो उसे हम उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास कह देते हैं, पुराने जमाने का इतिहास। तो बस ऐसा कहते हैं। पहले कुनिंद राजा राज करते थे, कुनिंदों के बाद यहाँ पर शासन करने आए पौरव, और पौरव के बाद कत्यूरी वंश के राजा। फिर बहुत लंबे टाइम तक कत्यूरी वंश के राजाओं ने ही उत्तराखंड पर शासन किया। कत्यूरी वंश के राजा होते भी बहुत अच्छे थे। उत्तराखंड में सबसे अच्छे राजा जो है वो कत्यूरी वंश के ही हुए। और कत्यूरी वंश के राजा जब यहाँ पर शासन करते थे तो उस पूरे टाइम पीरियड को हम उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं, गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कत्यूरी वंश से आगे बढ़े, तो ना कत्यूरी वंश में एक राजा हुआ, अगर आपने उसका नाम सुना होगा, मालू शाही। ऐसा कोई नाम आपने सुना है? हाँ, कत्यूरी वंश में ना एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था मालू शाही। ये कत्यूरी वंश का जब राजा था तो इसको भूटांतिक क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की राजुला से प्रेम हो गया। राजा था राजकुमार, और उसको राजुला से प्रेम हुआ, और जहाँ इसको राजुला से प्रेम हुआ तो इसने राजपाट छोड़ दिया। 12 साल सोया रहा, 12 साल राजुला को ढूंढने में लगाए। एक दिन इसको राजुला मिल गई, उस दिन ये दोनों मर गए, खत्म। एक ऐसा राजा कत्यूरी वंश का राजा था जिसने 12 साल अपनी प्रेमिका को ढूंढने में लगा दिए, और 12 साल बाद जब प्रेमिका मिली तो वो मर गया। ये वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब कत्यूरियों की पावर कम होने लगी। लोग क्यों कत्यूरियों पर भरोसा करेंगे ना? आपका राजा प्रेमिका को ढूंढने में लगा है, और प्रजा को कोई दिक्कत हो तो किसको जाके बोले? तो मालूशाही के बाद कत्यूरी वंश जो है ना उसका पावर धीरे धीरे कम होने लगा, और एक टाइम पीरियड के बाद कत्यूरियों की पावर हमारे राज्य से खत्म हो गई। ये शायद लगभग 700-600 ईस्वी के आसपास की कहानी होगी। तो 600-700 ईस्वी के आसपास में उत्तराखंड पर कत्यूरियों की शक्ति लगभग खत्म हो गई। और जब कत्यूरियों का एक लास्ट राजा था बीरम देव, उसकी डेथ हो गई, तो बीरम देव की मृत्यु हो जाने के बाद, जब बीरम देव मारा गया, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी डेथ हो जाने के बाद एक ऐसा दौर हमारे राज्य में आया जिसके लिए इतिहास में हम कहते हैं अराजकता। अराजकता का मतलब क्या होगा जनरली? तो अराजकता का मतलब एक ऐसा दौर जब जिसके पास पावर थी जहां पर, वो वहां का राजा बन गया। मतलब पहले तो कत्यूरी राजा राज करते थे, फिर कत्यूरियों की पावर धीरे धीरे खत्म हुई। जब कत्यूरियों की शक्ति खत्म होने लगी तो कत्यूरियों की पावर समाप्त होने के बाद अराजकता फैल गई। अराजकता मतलब जैसे कोई देहरादून में बहुत स्ट्रांग आदमी हो तो उसने खुद को देहरादून का राजा बना दिया, ऐसे ही किसी ने चमोली का राजा अपने आप को बना दिया, किसी ने कहीं का, किसी ने कहीं का। अब पूरे उत्तराखंड में कई सारे राज्य बन गए। तो ऐसी एक कहानी आती है जहां से अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्राचीन में छोड़ दे रहा हूँ, वापिस आएंगे जब हम मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हम वापिस घूम के आ जाएंगे प्राचीन पर। तो अब प्राचीन को साइड में रखो अभी, ठीक है? आप ये समझो कि सबसे पहले यहाँ पर कुनिंद राजा राज करते थे, कुनिंद के बाद पौरव, पौरव के बाद कत्यूरी। अब वो बहुत लंबा चौड़ा और एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, और एक ऐसा पार्ट जिसको पढ़ने से हो सकता है कि आपको हिस्ट्री से नफरत भी हो जाए। छोड़ दो उसको, आप सीधा ये समझो कुनिंद, पौरव और कत्यूरी के बाद यहाँ पर शासन करने वाले राजाओं का शासन कैसे चला। तो चल रहा था दौर अराजकता का। अराजकता के दौर में एक कहानी आती है। कहानी ये है कि जब अराजकता का दौर था तो पूरा का पूरा जो गढ़वाल है वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इन राज्यों की संख्या इतिहास में 52 बताई जाती है। कत्यूरी वंश के खत्म होने के बाद पूरा गढ़वाल 52 छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। ये जो 52 छोटे छोटे राज्य थे इन्हें क्या कहते थे? गढ़ कहा जाता था। और गढ़वाल में कितने गढ़ थे? 52 गढ़ मतलब 52 राज्य, 52 राज्य मतलब 52 राजा। तो यहाँ पर कुल मिला के 52 राजा राज कर रहे थे। इन 52 गढ़ों में से एक गढ़ चमोली में होता था, और 52 गढ़ों में एक गढ़ जो चमोली में था उस गढ़ का नाम चांदपुर गढ़ है। आज भी है ना चमोली में।
तो जब कत्यूरियों की पावर खत्म हुई तो कत्यूरियों की पावर खत्म होने के बाद पूरा गढ़वाल 52 छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। तो उन छोटे छोटे राज्यों को गढ़ कहा जाने लगा। अब वो जो 52 गढ़ थे, उन 52 गढ़ों में एक गढ़ चमोली में था जिसका नाम चांदपुर गढ़ था। चांदपुर गढ़ का एक शासक था जिसका नाम था भानु प्रताप, और पूरे गढ़वाल पे 52 राजा राज कर रहे थे। उन 52 में से एक था भानु प्रताप। 52 गढ़ों में सबसे पावरफुल गढ़ माना जाता है चांदपुर गढ़ को। क्यों? क्योंकि चांदपुर गढ़ का राजा ही आदि अनादिकाल से, चांदपुर गढ़ का राजा ही बद्रीनाथ मंदिर का अधिपति होता था। अधिपति का मतलब मालिक, इसका मतलब बद्रीनाथ मंदिर पर पूरा कंट्रोल किसका होता था? जो भी चांदपुर गढ़ का राजा होगा उसी का बद्रीनाथ मंदिर पर पूरा कंट्रोल था। हमारे राज्य में जब भी कोई 4 धाम की यात्रा करता है तो लास्ट धाम जिससे होके जाता है बद्रीनाथ। लास्ट धाम बद्रीनाथ है, तो जितना आपको अर्पण करना है सब वहीं चढ़ावा दे दिया। और कितना सोना चांदी रुपया पैसा उस मंदिर में आता था, सारा पैसा किसका? भानु प्रताप। तो मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूं कि जब अराजकता फैली तो अराजकता के काल में राज्य में कितने गढ़ थे? 52 में से एक गढ़ था चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ का राजा था भानु प्रताप। और आप मोटा मोटा मानो कि ये सबसे अमीर राजा था, है ना। चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप सबसे ज्यादा पैसे वाला राजा हुआ करता था। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत थी कि भानु प्रताप का बेटा नहीं था। इतिहास में कहा जाता है कि उसकी 2 बेटियां थी, एक का नाम चित्रवीणा और एक का नाम सुचित्रवीणा। ये भानु प्रताप की 2 लड़कियां थी, है ना। एक का नाम चित्रवीणा, एक का नाम सुचित्रवीणा। और पैसे तो सबसे ज्यादा इसी के पास है, सबसे प्रभुत्व संपन्न राजा भी है। लेकिन इस राजा के साथ दिक्कत एक ही थी कि उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए राजा टेंशन में रहता था कि इतना बड़ा राजकाज सोना चांदी कहाँ लेके जाऊं। फिर कथाओं का दौर चला। फिर कहते एक बार जब राजा बहुत निराश हुआ, पूरा दिन पूरी रात रोता रहा कि इस राज्य का क्या करूंगा, कौन संभालेगा इस राज्य को। और राजा रात को जब सोया तो रात को सपने में स्वयं बद्रीनाथ भगवान ने, बहुत पुरानी कहानी है, 700-800 ईस्वी में ऐसी कहानियां चलती है। और तो कहते बद्रीनाथ भगवान ने स्वयं सपने में आके चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप को दर्शन दिए और ये कहा कि चिंता मत करो, मैं स्वयं आऊंगा पृथ्वी पर और मैं आऊंगा तेरे घर पे और ये राज्य मैं लूंगा तुझसे और मैं संभालूंगा इस राज्य को। तो फिर उसने कहा फिर क्या, फिर तो क्या दिक्कत है फिर ना, जब भाई स्वयं भगवान आ रहे हैं पृथ्वी पर तब क्या दिक्कत है। तो उसने कहा ठीक है फिर जल्दी आना, सपना खत्म। ये रात की बात है क्या, रात को ये सब कुछ हुआ। अब घत वाली बात है कि जिस दिन ये हुआ उसी दिन गुजरात के अंदर एक छोटा सा राज्य होता है। गुजरात में एक राज्य था, उसका नाम था धारनगरी। और गुजरात की धारनगरी पर जो राजा राज करते थे उनका वंश था परमार। राजपूतों का वंश राज कर रहा था गुजरात की धारनगरी पर, और उस वंश के राजाओं को कहते हैं परमार वंश के राजा। अब वो बाई चांस की बात है कि जब रात को ये सपना वाला सिस्टम चल रहा था तो सुबह सुबह गुजरात की धारनगरी से परमार वंश का एक राजकुमार बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए हमारे राज्य में आया था। अब जो राजकुमार हमारे राज्य में यात्रा करने आया था उसका नाम कनकपाल था। भाई कनकपाल बद्रीनाथ की यात्रा करने आया था। समझना होता है इतिहास को, रटना नहीं। रट भी सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत थोड़ी है, पर समझना होता है। आप चले जाओ थोड़ा देर उसी कहानी में घुस जाओ कि गुजरात का एक आदमी आया है, राजकुमार है, वो किस वंश का है और हमारे राज्य में आया है। क्यों? क्योंकि उसको बद्रीनाथ जाना है। तब का छोड़ो, आज का बताओ, गुजरात का आदमी और उत्तराखंड का आदमी एक जैसा कल्चर रखता है? उसका कल्चर अलग, हमारा अलग। भाषा सेम है क्या? नहीं सर, इसकी भाषा अलग, उसकी भाषा अलग। चांदपुरगढ़ का राजा भानु प्रताप संस्कृत बोलता है और ये जो गुजरात की धारनगरी से आया हुआ कनकपाल सौर सैनी बोलता है। सौर सैनी, मोटा मोटा ऐसा समझो, अगर ये संस्कृत बोलता है तो सौर सैनी उस जमाने की इंग्लिश है क्या? इंग्लिश मीडियम वाला आदमी आया है और राजकुमार मध्य भारत से। और क्यों आया है? इसको जाना था बद्रीनाथ मंदिर। रात को राजा को सपना आया, सुबह सुबह ये रास्ता भटक गया। रास्ता भटका, इसको सामने चांदपुरगढ़ के राजा का महल दिखाई दिया। अब जैसे ही इसने महल दिखाई दिया, इसने दरवाजा खटखटा दिया। लेकिन आप भाषा समझो ना, इसने दरवाजा खटखटाया और जब इसने खोला होगा भानु प्रताप ने, तो दरवाजा खोलते ही संस्कृत है उसकी भाषा, किम कुर्वंती, ये हो जाएगा सीधा ना। ऐसे तो कुछ बोलेगा भाई, कुत्र गच्छामी, भाई इसके लिए भाई साहब बोल क्या रहा है ये। और इस भाई की भाषा मान लो आप इंग्लिश है, तो ये जाके क्या क्या बोलेगा भाई सो। अब मुझे भी नहीं आती इतनी इंग्लिश ना,
और मान लो कि जब ये आया, मान लो इसकी भाषा इंग्लिश है, उसको ये कहना है कि मुझे बद्रीनाथ जाना है, अपनी भाषा में बोलेगा आई वांट टू गो बद्रीनाथ टेम्पल। इसका सोचो आप, इसका भानु प्रताप की जगह खड़ा होता हूं मैं, मुझे ना तो आई समझ आया, ना वांट समझ आया, ना टेम्पल समझ आया। एक चीज है जो समझ आई, बद्रीनाथ। और रात को भाई के सपने में भी कौन आया था? तो इसको लगा यही है बद्रीनाथ। बस इतनी सी थी कहानी। इसने कहा भाई इतनी जल्दी आ गया, बोला ना अभी रात सपना आया था। इसने इसको घर में बुला दिया, आ जाओ जी। अरे भाई साहब आ भी गया, बैठो। अब इनको एक दूसरे की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये भानु प्रताप ये समझ रहा है कि यही है बद्रीनाथ का अवतार। अब आप इसको लॉजिकली समझो तो हो भी सकता है, ऐसा हो भी तो सकता है ना, क्यों रास्ता भटका, क्यों कैसे पहुंचा। इस राजा भानु प्रताप ने कनकपाल को बद्रीनाथ का अवतार माना। उसके सामने ये ऑफर रखा कि भाई देखो ऐसा है, ये राज्य रखो, मेरी बेटी से विवाह करो, ये राज्य आपका हो गया। इसने भी कहा ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, मतलब मैं तो बद्रीनाथ घूमने आया था। और इस राजा भानु प्रताप ने इस कनकपाल के साथ अपनी बेटी का विवाह किया और उसको ये राज्य दे दिया। और ये राज्य का नाम क्या था? चांदपुरगढ़। तो इस राजा ने ना, गुजरात के परमार वंश के इस राजा कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में अपना खुद का वंश स्थापित किया। और ये किस वंश का था? तो इसने यहाँ पर भी परमार वंश स्थापित किया। लेकिन देखो इतने बड़े गढ़वाल में बस ये एकमात्र गढ़ है जहाँ पर परमार वंश के राजा राज करते हैं, बाकी सभी जगह अलग अलग वंश के राजा राज करते हैं। बस एक गढ़ का। कनकपाल गढ़वाल, पूरे गढ़वाल का राजा नहीं था। कनकपाल 52 गढ़ों में से एक छोटे से गढ़ चांदपुरगढ़ का राजा था। जब ये कनकपाल राजा बनी गया तो यहाँ राजा बनने के बाद, आज मान लो वो राजा बना तो उसको यहाँ का कोई सिस्टम समझ नहीं आया। कुछ दिन रहा यहाँ, क्या समझ आएगा? यहाँ की ना बोली समझ आ रही है, ना भाषा, ना कल्चर, ना कुछ नहीं। तो कुछ दिन रुका, वापिस गया अपने यहाँ पर, और अपने यहाँ जाकर के अपने जैसे लोगों को साथ ले आया, जैसे अपने मित्र, यार, दोस्त, पंडित वंडित सब ले आया। तो कम से कम 1000-1200 लोगों को ले आया कि चलो मैं राजा बन गया हूँ। और फिर वो उन लोगों को लाया और उनको भी उसने कहाँ बसा दिया? चांदपुरगढ़। इसको आप मान लो ये कमरा चांदपुरगढ़ है, मैं कनकपाल हूँ, तुम जो इस साइड बैठे हुए हो तुम यहीं के हो, जो पहले से चांदपुरगढ़ रहते थे, पर तुमको मैं लाया हूँ अपने साथ। लेकिन जब आप इस राज्य में आ जाओगे तो सब मिल जाओगे। अब बड़ी दिक्कत होने लगी। जो मेरे साथ आए थे उनमें से कुछ ब्राह्मण थे, और जो यहाँ थे उनमें से भी कुछ ब्राह्मण थे। अब ये ब्राह्मण उलझेंगे आपस में ना, ओ भाई पंडित जी, मैं भी पंडित जी, तू भी पंडित जी। कुछ मेरे साथ जो आए थे उनमें कुछ राजपूत थे, और जो यहाँ रहते उनमें भी कुछ राजपूत थे। अब ये भी उलझेंगे, तुम कौन राजपूत भाई? अब इतनी सी बात थी कि मध्य भारत से, गुजरात से जो राजपूत आए थे उनके पास राजपूत होने की एक कथा थी। उनके यहाँ पर एक कहानी चलती थी कि माउंट आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ और तपस्या के द्वारा राजपूतों का निर्माण किया। ये कहानी उनके पास थी, इधर वालों के पास। और इन्होंने इनसे पूछा तुम कैसे आए? इन पे कोई कहानी नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा सिस्टम। अब ये आपस में उलझने लगे। जब ये आपस में उलझेंगे तो राजा को बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा। मैं राजा कनकपाल बीच में इंटरफेयर करूंगा, और मैंने एक व्यवस्था बना दी कि देखो भैया, जो लोग मेरे साथ आए थे ब्राह्मण, वो होंगे अब इस राज्य के सबसे बड़े ब्राह्मण। अब आपके लिए नियम कानून तय होंगे कि भैया जो मेरे साथ आए वाले ब्राह्मण थे, जो मेरे ब्राह्मण हैं, वो अब इस राज्य के भी सबसे बड़े ब्राह्मण होंगे। उन्हें कहा जाएगा सरोला ब्राह्मण। ये सबसे बड़े होंगे भाई। अब उनके अधिकार तय हुए, आप सरोला ब्राह्मण हो, पूजा पाठ करोगे, मंदिर के मुख्य पुजारी रहोगे, मांस मछली नहीं खाओगे, वगैरह वगैरह, ऐसे ना कई सारे नियम। और जो यहीं के ब्राह्मण थे, हाँ भाई आप भी हो ब्राह्मण, लेकिन तुम हो गंगाणी, उनको नाम दिया गया कि आप गंगाणी ब्राह्मण होंगे। तो गंगाणी ब्राह्मण मतलब मुख्य पुजारी नहीं होंगे आप, छोटा मोटा बाहर ग्राहक व्राहक पकड़ लो, कुछ ऐसा बाहर देख लो भाई, मुख्य पुजारी नहीं बनाएंगे आपको। व्यवस्था बन गई। तो ऐसे ब्राह्मण दो दो कैटेगरी में बंट गए। ऐसे ही जो क्षत्रिय हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया। कहा जो मेरे साथ आए हैं वो राजपूत होंगे, जो यहीं के वो खस होंगे। ऐसा समाज अलग अलग हिस्सों में बंट गया। तो सबसे पहले एक अलग, और ये व्यवस्था बाकी जगह पर नहीं थी, एक पर्टिकुलर जगह पर थी। और इस एक पर्टिकुलर जगह को कौन सा गढ़ कहते हैं? चांदपुरगढ़। और इसी चांदपुरगढ़ पर लगभग 888 ईस्वी में परमार वंश के राजकुमार ने एक नया वंश चलाया। तो हम सबसे पहले जिस वंश को पढ़ रहे हैं वो यही वंश है। कौन सा वंश? परमार। इससे पहले का नहीं हम बात कर रहे हैं, इससे पहले वाली कहानी को बाद में आप लेकर के आ जाना। लेकिन कुणिंद, पौरव और कचुरियों के बाद जिन्होंने इस राज्य पर शासन किया, उस वंश के राजाओं को क्या बोलते हैं? चलो मैं 2-4 बातें लिख रहा हूं, जरा इसको नोट करना क्या क्या बातें हमारे पास आई। पहली बात कि सर मैं मध्यकालीन इतिहास अगर पढ़ता हूं तो मुझे पढ़ना होता है एक वंश के बारे में, उस वंश का नाम था परमार वंश। ठीक है,
अब पहला क्वेश्चन इतिहास में हमेशा ये रखना कि जब मुझे कोई वंश पढ़ना हो तो इतिहास जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग करता है वो होता है डेट। परमार वंश भाई कब स्टार्ट हुआ हमारे राज्य में, तो कोई एक्यूरेट तो नहीं है प्रमाण, हमें क्या पता कि कनकपाल यहाँ कब आया था। जितने इतिहासकार उतनी बातें, लेकिन जब हम गढ़वाल का इतिहास पढ़ते हैं तो गढ़वाल का इतिहास जिसको सबसे प्रमाणिक माना जाता है वो हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि गढ़वाल का इतिहास पढ़ते समय हरिकृष्ण रतूड़ी के अकॉर्डिंग चले, और उनका मानना यह है कि ये परमार वंश 888 ईस्वी में शुरू हुआ। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 888 एडी से और 1804 एडी तक 1804 ईस्वी तक ये परमार वंश फर्स्ट फेज में हमारे इस राज्य पर शासन करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इस वंश की स्थापना किसने करी? मेरे पास प्रश्न बनता है कि अगर मुझसे पूछा जाए परमार वंश का संस्थापक राजा कौन था तो क्या बोलेंगे आप? कनकपाल। इस वंश का संस्थापक राजा कौन था? तो आपका आंसर होगा कनकपाल, है ना। परमार वंश की स्थापना किसने करी? कनकपाल ने करी। और कनकपाल ने जब परमार वंश स्थापित किया तो कहां पर किया? जगह कौन सी थी? चांदपुरगढ़। तो बस ये दो कहानी मेरे पास निकल गई। परमार वंश का संस्थापक राजा कौन था? जी कनकपाल था। और उसने अपने राज्य की राजधानी कहां बनाई? सर उसने अपने राज्य की राजधानी चांदपुरगढ़ में स्थापित करी। एक लाइन नीचे से ऐड कर देना, क्या? चांदपुरगढ़ के अंतिम कत्यूरी शासक भानु प्रताप, ये एक पॉइंट आप जोड़ दो। चांदपुरगढ़ के अंतिम कत्यूरी शासक भानु प्रताप, चांदपुरगढ़ का अंतिम कत्यूरी शासक। पेपर में कभी नहीं आएगा चांदपुरगढ़ का अंतिम कत्यूरी शासक, पेपर में थोड़ी आएगा मतलब, पर तो बात वही है कि फीस दे रहे, क्लास आ रहे, तो ये वाली बात है, मतलब पेपर में नहीं आएगा। ओ पता चला इसको भी याद कर रहे तुम, तो तुमको थोड़ा ठीक लगेगा कि लिखा भी रहा है मास्टर, है ना, इसलिए लिख रहे हैं, जरूरी नहीं पेपर के लिए। हाँ, चांदपुरगढ़ के अंतिम कत्यूरी शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया। चांदपुरगढ़ के अंतिम कत्यूरी शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया। कनकपाल से किया और चांदपुरगढ़ का राज्य उसे दहेज में दे दिया। चांदपुरगढ़ का राज्य उसे दहेज में दे दिया। चांदपुरगढ़ का राज्य उसे दहेज में दे दिया गया। बस खत्म। कौन है परमार वंश का संस्थापक? तो मैंने कहा जी कनकपाल। अब इसके अलावा कनकपाल ने क्या किया पता नहीं, किया तो होगा कुछ अपना, इतना टाइम वो राज किया, है ना, बाकी हमको नहीं पता हिस्ट्री में। तो ये राजा हुआ कनकपाल। क्या कनकपाल पूरे गढ़वाल का राजा है? नहीं, सिर्फ एक गढ़ का राजा था कनकपाल, बस। इसके बाद जैसे ये मरा तो इसका बेटा राजा बना, उसका बेटा राजा बना, बस चलता रहा सिस्टम। जैसे कनकपाल के बाद परमार वंश का राजा बना श्यामपाल। अब श्यामपाल भी जब राजा है तो कुछ किया होगा उसने, लेकिन 2 मिनट के लिए सुनो, आप मूल बात समझो। श्यामपाल को मुझे नहीं पता ये कब राजा बना, क्या था, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। फिर श्यामपाल की जैसे मृत्यु हो गई तो फिर एक राजा इनका बना, उसका नाम था पांडुपाल। एक फिर राजा बना, उसका नाम था अभिगतपाल। ऐसे ये परमार वंश के कुछ राजा थे जो शासन कर रहे हैं। पर आप एक बात को समझो पहले, इस कनकपाल की पीढ़ी में इसके बाद आने वाले लगभग 44 राजाओं के बाद जो राजा आया उसने इतिहास लिखवाया। मेरे को कैसे पता ये कथा? कौन सा भाई साहब मेरा रिश्तेदार लगता कनकपाल, मेरे को कैसे पता? बस किसी ने तो लिखवाया होगा इतिहास। इतिहास कौन लिखवा रहा है? इसके बाद आने वाले 44-45 राजाओं के बाद, यानी इस राजा के 600 साल बाद कोई आदमी है जो कथा लिखवा रहा है। उसने भी सुना होगा अपने घर वालों से कि हम कहां से आए हैं। जैसे तुम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो घर में सुनते होंगे कि हम तो राजस्थान से आए हैं जी। कब कैसे क्या नहीं पता, ऐसे ही कब कैसे क्या नहीं पता, बस इतना पता है जी राजस्थान से आए हैं। और जो किसी राजस्थान वाले ने पूछ दिया राजस्थान में कहां से, बता जयपुर मेवाड़, अब भाई हमें क्या पता इतना। तो ऐसे ही भाई इतना पता है जी कि एक आदमी था कनकपाल, उसने वंश स्थापित किया। उसके बाद आने वाले इन राजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं इतिहास में। तो अगर आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं इतिहास तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भाई। और नहीं तो इनके बारे में भी पढ़ना पड़ता। इनके बारे में कुछ नहीं पता है, बस नाम पता है इनका। नाम कहां से पता चला? सर नाम पता चलता है कहां से? वंशावली से। गढ़वाल में एक व्यवस्था थी, हर आदमी पहले वंशावली बनाता था। जैसे दादाजी ने नाम लिख दिया, मेरे पिताजी को
दे दिया, पिताजी ने अपना लिखा मुझे दे दिया, मैं अगली अगली पीढ़ी तक उस कागज को पहुंचाते रहूं, उसे वंशावली कहते हैं। परमार वंश के राजाओं की जो वंशावलियां हैं उसमें इन राजाओं के नाम लिखे हैं। पहला राजा था कनकपाल, फिर श्यामपाल, फिर पांडुपाल, फिर अभिगतपाल, ऐसे कई पाल चले, भीष्मपाल, ये पाल, कई सारे पाल, पर इनका इतिहास में मतलब कोई रोल नहीं है, ऐसा चलते रहे। अब ये राजा चलते रहेंगे, बस इनके नाम है हमारे पास, पर इनमें से कुछ ऐसे राजा हैं, ये प्रारंभिक परमार वंशीय राजा है जिनके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब आप इन राजाओं को आगे ले जाते हैं तो कुछ ऐसे राजा आपको मिलेंगे जो राजा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी पेपर में प्रश्न आ जाता है इनके बीच से। तो यहाँ से आप आगे चलोगे, श्यामपाल, अभिगतपाल, कई सारे राजा हैं। फिर एक राजा का नाम अचानक से मिला क्या, उसका नाम था सोनपाल, ये एक राजा आया, एक राजा का नाम लिखा है सोनपाल। बस ये सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि इसके नाम के साथ एक कहानी जुड़ी है कि इस राजा ने इस राज्य की राजधानी चांदपुर गढ़ से हटा के भिलंग घाटी स्थापित करी। अब ये भिलंग घाटी मतलब क्या हुआ, भिलंग मतलब भिलंगना नदी, तो भिलंगना नदी टिहरी में बहती है, तो इसके बारे में ये कहानी चलती है कि इसने परमार वंश की राजधानी को चांदपुर गढ़ से भिलंग घाटी लाया। कब पता नहीं, क्यों पता नहीं, वापिस कब गए पता नहीं, बस एक फैक्ट है जो हिस्ट्री में इसके साथ जुड़ा हुआ है। जहां पर किंवदंतियां हैं, पुराने जमाने की कहावतें हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सोनपाल नाम के राजा ने ऐसा किया, तो इसके बारे में बस आपको एक ही बात याद रखनी है। तो ऐसा एक राजा का नाम लिखना सोनपाल, और उसने क्या किया, सोनपाल ने किया क्या, तो परमार वंश की राजधानी को भिलंग घाटी स्थापित किया। अब भिलंग घाटी मतलब टिहरी। तो ऐसे पुरानी कहानियों में एक इस राजा का नाम चलता है कि भाई इसने परमार वंश की जो राजधानी है उसे भिलंग घाटी में स्थापित किया। कब, कैसे, क्यों, कहां, कुछ नहीं पता, बस है कि स्थापित किया। फिर देखो, सोनपाल के 2-3 राजाओं के बाद फिर वंशावली में परमार वंश के एक राजा का नाम लिखा है, उसका नाम है लसण देव। ये है फिर एक राजा लसण ही है, लहसुन मत कर देना उसको, लसण है उसका नाम, ये लसण देव है एक राजा का नाम। अब ये क्यों फेमस है भाई, एक तो वंशावली में ये फेमस इसलिए, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना, लसण देव ना, ऐसा अजीब सा लगता है, तो एक तो इसलिए फेमस है। दूसरा कि वंशावली में एक राजा का नाम लिखा था लसण देव। एक दिन एक आदमी, टिहरी डिस्ट्रिक्ट की बात है, उधर ही भिलंग घाटी, जो आपका भिलंगना नदी घाटी है ना, वो आदमी अपने खेत में हल लगा रहा था, हल लगाते उसको एक सिक्का मिला, उन्हें सिक्का देखा, सिक्का पे भी लिखा था लसण देव। तो इतना ही हुआ, मतलब एक तो प्रमाणिकता मिल गई कि हाँ भाई सच में कोई आदमी लसण देव रहा होगा। दूसरा, अभी तक परमार वंश के जितने भी राजा हैं उनमें ये पहला राजा है जिसका हमको सिक्का मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेला राजा है, आगे बहुत सारे राजाओं के सिक्के मिलेंगे, लेकिन परमार वंश के राजाओं में सबसे पहला सिक्का किसका मिला हमको, बस इतना सा आपको लिखना। लसण देव परमार वंश में स्वमुद्रा प्रकाशित करने वाला पहला राजा, अपना खुद का सिक्का छापने वाला पहला राजा। दिमाग में बैठाओ, तो ये तो ऐसे ही लिख रहे ना, तो अब देखो फीस भी दोगे तुम यहाँ कोचिंग आके, तो इसलिए लिखवा रहे, ये स्वमुद्रा प्रकाशित करने वाला सिक्का लसण देव, खत्म। सिक्का वाला कौन है, तो लसण देव। भिलंग घाटी जो राजधानी ले गया उसका नाम है बोला सोनपाल, और जिसने अपना सिक्का छापा उसका नाम, फिर लसण देव के बाद एक राजा का नाम और है, क्या लिखा हुआ, उसका नाम है अनंतपाल। ये भी है परमार वंश का एक राजा अनंतपाल। और परमार वंश के राजा अनंतपाल का हमको एक अभिलेख मिला है, धारसिल अभिलेख। रुद्रप्रयाग में एक जगह है धारसिल, वहां से एक अभिलेख मिला है, और वो अभिलेख अनंतपाल का है। हमको कैसे पता, लिखा है उसने, मेरा है ये। तो अनंतपाल फिर एक और राजा हुआ परमार वंश का, उसका हमें रुद्रप्रयाग से धारसिल अभिलेख मिला। बस एक एक पॉइंट, क्या परमार वंश का संस्थापक राजा कनकपाल, राजधानी को भिलंग घाटी कौन ले गया, बोला सोनपाल, और सिक्का वाला लसण देव, स्वमुद्रा प्रकाशित करने वाला। इतिहास में ज्यादा खेल नहीं करता है, थोड़ा कभी कभी प्रश्न घुमा देता है, जैसे कभी तो डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे स्वमुद्रा प्रकाशित करने वाला प्रथम राजा बताओ, या कभी घुमा के दे देगा परमार वंशीय शासकों में मुद्राओं का प्रमाण मिलना शुरू हुआ, किस ऐसा घुमा देगा। मतलब कुल मिला के सिक्का लसण देव, बस सिक्का दिखा तो लसण देव मार दो। और धारसिल अभिलेख किसका मिला है, अनंतपाल का। फिर इसके बाद के राजाओं में फिर एक राजा हुआ, इसका नाम है जगतपाल। ये शुरुआती राजा है, वो राजा जो इतिहास से लगभग गायब है, जगतपाल। अब ये जो राजा है जगतपाल, इसका ना सिक्का मिला ना अभिलेख मिला, इसका मिला ताम्रपत्र। ताम्रपत्र जानते हैं आप,
तांबा का एक टुकड़ा, उस पर कुछ लिखवा दिया, उसको बोलते हैं ताम्रपत्र। इसका एक ताम्रपत्र मिला कहाँ? देवप्रयाग में राम जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर। देवप्रयाग में रघुनाथ घाट मंदिर है, तो वहां से इसका ताम्रपत्र मिला। तो एक पॉइंट में इसको लिख दो। जगतपाल नाम का जो राजा है, इसका देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तब ऐसा भी थोड़ी कि ऐसा भी क्वेश्चन आने लग जाए कि देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से किसका ताम्रपत्र मिला, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। पता चला तुमने देवप्रयाग के रघुनाथ घाट के मंदिर का ताम्रपत्र पढ़ लिया, हाँ उन्होंने बद्रीनाथ का ताम्रपत्र पूछ लिया, तो हाँ तुमने बद्रीनाथ का ताम्रपत्र पूछा, हाँ पढ़ा, और उसने केदारनाथ का पूछा, तो ताम्रपत्र थोड़ी पढ़ता है, पूछता है पेपर में। ये ताम्रपत्र क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि इस ताम्रपत्र से पहले, देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, इन राजाओं के नाम वंशावली में ऐसे ही लिखे हैं भाई, सीधा ऐसा लिख रहा, कनकपाल सीधा लिखा है क्या? श्यामपाल। तुम जब किसी को कार्ड देते हो तो सीधा लिख देते हो तुम उसका नाम, सीधा राजेश, डायरेक्ट नहीं लिखते ना, थोड़ा मान सम्मान हो तो श्री लगा देते हैं, चाहे हो वो श्री चाहे ना हो लगा देते हैं। कार्ड वाले को बोलते भाई लगा के रख, तो फिक्स, इनमें श्री भी नहीं लगा रखा, इनका नाम सीधा है क्या? कनकपाल, श्यामपाल, ये पाल, ऐसा। तो ये नहीं थे ना वैसे राजा। इन राजाओं से ज्यादा पावर हमारे तुम्हारे गांव के प्रधानों के पास थी। प्रधान होता जैसे गांव में, वो इनसे ज्यादा पावरफुल था। ये कैसे राजा है? ये राजा तो है पर राज्य की प्रजा 400-500 लोगों के राजा थे क्या? छोटा सा राज्य था उस समय, इतनी जनसंख्या थोड़ी थी। 200, चांदपुरगढ़ में रहते कितने लोग हैं? 300-400 लोग, उनका राजा है क्या ये? राजा सबको मिल रहा हो, और भाई नमस्कार क्या हाल है, 400-500 लोगों में। लेकिन जब ये राजा बना ना जगतपाल, तो इसका जो देवप्रयाग रघुनाथ घाट मंदिर से इसका जो ताम्रपत्र मिला, उसमें इसने अपने लिए एक शब्द लिखवाया, क्या? रजबार। इसने ये लिखा है रजबार। तो अब आपको एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि परमार वंश में सबसे पहले रजबार की उपाधि किसने धारण करी, तो आप कहेंगे जगतपाल। तो आप नीचे से लिखना, देवप्रयाग रघुनाथ घाट मंदिर से इस राजा का एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें रजबार उपाधि का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले परमारों में जिस राजा ने रजबार की उपाधि धारण करी, इस राजा का नाम जगतपाल था। परमार वंश में वो राजा जिसने सबसे पहले रजबार की उपाधि धारण करी थी, इस राजा का नाम क्या था? तो फिर आपके पास आंसर होगा जगतपाल। बहुत ये है पुराने जमाने की कथा, इसे कुछ नहीं, मतलब भूलोगे तो नहीं ना इसको। इसमें भूलने जैसा क्या है? संस्थापक राजा कनकपाल, ये पेपर में आता नहीं। सोनपाल भिलंग घाटी, ऐसे ही है, मतलब पेपर में ना के बराबर। एक लस्सर देव, सिक्का जिसने सबसे पहले छापा। धारसील अभिलेख, अभी तक इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धारसील अभिलेख ही। अगर पेपर में कोई आता है ना कि धारसील अभिलेख किस राजा का है, तो आपको याद रखना है अनंतपाल। और बाई चांस की बात है कि यहां से प्रश्न पूछे। अब ये जितने राजा थे, अच्छा ये इतने ही नहीं थे ना, बहुत सारे थे, ये 36-37 राजा ऐसे हुए। अब ये सारे के सारे राजा यहाँ राज करते थे चांदपुरगढ़ पे, और बस यही कहानी चलती है। फिर जो इतिहास लिखवा रहा है, जिस राजा ने, को पता है परमार वंश में जिस राजा ने सबसे पहले इतिहास लिखवाया, उसका नाम है मानसा। तो जब मानसा ने इतिहास लिखवाया तो लिखने वाले ने उससे पूछा कि बता कहां से शुरू करें। तो अब उसने जहां से शुरू किया है वहीं से पता है हमको इतिहास के बारे में। अब मानसा ने जो इतिहास लिखवाया है वो क्या है कि इन जगतपाल नाम के राजा की दूसरी पीढ़ी में, इसके 2 राजाओं के मरने के बाद इस चांदपुरगढ़ का एक राजा बना, उसका नाम था अजयपाल। अब स्टोरी सेक्शन है, समझो। अभी तक कहानियां नहीं थी क्योंकि मानसा ने लिखवाई नहीं थी, अब लिखवाई है तो हमको पता है, तो हम बता रहे हैं उसकी कहानी। तो अब कहते हैं अब गढ़वाल का एक राजा हुआ चांदपुरगढ़ का, इसका नाम क्या था? जब गढ़वाल में ये सब कहानी चल रही है कि गढ़वाल में 52 गढ़ है और उन 52 गढ़ों में एक गढ़ का राजा है अजयपाल। इसी समय कुमाऊं में, ये देखो ये वाला हिस्सा है कुमाऊं का, तो इस समय कुमाऊं के अंदर जो आज का चंपावत है वहां पर एक वंश स्थापित हुआ, इसका नाम था चंद वंश। जैसे गढ़वाल पर परमार वंश के राजा राज करते थे, ऐसे ही कुमाऊं पर जो राजा राज करते थे उनका नाम था चंद वंश के राजा। अब ये जो चंद वंश के राजा थे, इस चंद वंश का एक राजा, इस समय जब गढ़वाल का राजा अजयपाल था, तब कुमाऊं में चंद वंश का जो राजा था उसका नाम था कीर्ति चंद। जब गढ़वाल का राजा था अजयपाल, उस समय चंद वंश का राजा कौन था? तो फिर आंसर होगा उस समय चंद वंश का राजा, हाँ ये था कीर्ति चंद। अब कीर्ति चंद था भाई बहुत पावरफुल आदमी। इसने क्या किया, राजा बनने के बाद कीर्ति चंद, ये चंपावत है, यहां से आगे बढ़ा, अल्मोड़ा में गया।
और अल्मोड़ा के जितने राजा थे सबको पीट दिया, मतलब सबको जीत लिया। अल्मोड़ा जीतने के बाद आगे बढ़ा और बागेश्वर पहुंचा और बागेश्वर के सारे राजाओं को जीत लिया। जब उसने बागेश्वर के राजा जीत लिए तो उसको ठीक सामने दिखाई दिया चांदपुरगढ़। तो वो तो साम्राज्य विस्तार कर रहा था, अपना राज्य फैला रहा था। तो वो जब बागेश्वर से आगे बढ़ा तो बागेश्वर से आगे बढ़ते ही उसको चांदपुरगढ़ दिखाई दिया। और चांदपुरगढ़ का राजा कौन था? उसने सीधा अजयपाल पर अटैक कर दिया। और अभी तक की आप कहानी समझो, परमार वंश के जो राजा हैं वो पैसे में नंबर 1 है, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर के अधिपति हैं, बहुत पैसा था उनके पास। परमार वंश के राजाओं के बारे में कहते हैं कि वो सोने के सिंहासन में बैठते थे, सोने की कुर्सी में बैठा है राजा, सोने के बर्तन में खाना खाते थे, और जिसमें एक बार खाते दोबारा नहीं खाते। बल ये है खतरनाक बात ना, एक बार जिस सोने के खाने खा दिया दोबारा नहीं, कहते झूठा हो गया बर्तन। तो भाई बहुत पैसे वाले आदमी थे, पर शांत थे। क्या एक गढ़ के राजा थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जैसे ही राजा कीर्तिचंद बना वो आगे बढ़ा, उसने अल्मोड़ा जीता, बागेश्वर जीता और सीधा अजयपाल पर अटैक कर दिया। तब पहली बार गढ़वाल राज्य पर किसी ने अटैक किया। सैनिक दौड़ के भागे, उन्होंने जाके बताया इसको अजयपाल को, सर अटैक हो गया। अटैक शब्द ही इसने पहली बार सुना। जब अटैक हुआ इन पर 1491 में सीधा अटैक हो गया। जब अटैक हो गया तो तब ढूंढ, तलवार कहाँ है पता ही नहीं कुछ ना, ढूंढ रहे तो कोई तलवार ढूंढने गया, ये गया वो गया, कभी जीवन में लड़े ही नहीं थे। आज तक इनकी लड़ाई नहीं हुई थी। ये कई युद्ध जीत के आया है, स्वाभाविक सी बात है। इसकी उसकी लड़ाई होगी तो पिटेगा कौन? वही पिटा। और ऐसा नहीं भयंकर अपनी प्रजा के सामने, बाहर पिटो तो बात अलग है। चांदपुरगढ़ में ही क्या, यहाँ देखो ना, चांदपुरगढ़ में ही बाहर का आदमी आया, पीट दिया इसको। तो लोगों के मन में ये तो आ ही रहा होगा ना, खत्म है यार हमारा वाला ना, आता ही है भाई ना, मन में तो आता है भाई कि एक नहीं मार रहा उसके, इनने भाई साहब बहुत थप्पड़ थप्पड़ मार दिया उसको। और इसको पराजित करने के बाद खूब सारा सोना चांदी उठा दिया, और सब सोना चांदी उठा के लूट के और घर जा रहा था। तो जब वो घर जा रहा था तो इसने, ये बागेश्वर वाले ने पूछ लिया उससे, अब कहाँ से ला रहा? तो उसने कहा वहां से, और भी है वहां भी। तो ये भी लगा बाट फिर अगले साल बागेश्वर वाला। ये जो राजा था कीर्तिचंद, जब इसने गढ़वाल पे लूट मचाई तो लूटा हुआ खजाना जब घर ले जा रहा था तो बागेश्वर के राजा ने देख लिया, कहाँ से लाया खजाना लूट के? उसने कहा गढ़वाल से, वहां बहुत खजाना है। तो अगले साल फिर बागेश्वर का राजा आया और बागेश्वर के राजा ने इस अजयपाल पर आक्रमण कर दिया। और जब बागेश्वर के राजा ने अटैक कर दिया तो फिर पिटा अपना वाला। लेकिन बागेश्वर का राजा एक कदम आगे गया, क्योंकि बागेश्वर के राजा ने अजयपाल का सोने का सिंहासन ही चुरा। उसने और कुछ सीधा कुर्सी रखी कंधे पे, चलो अब वो सोने का सिंहासन लेके ही चले गया। तो ये इसको थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि आज तक जो सोने के सिंहासन में बैठता था अब जमीन पे कहाँ बैठेगा। तब ऐसी कहानियां चलती। तो कहते फिर अजयपाल जंगल चले गया 1 साल के लिए। भगवान भोलेनाथ की उसने तपस्या करी, अब पता नहीं करी नहीं करी, लेकिन कहते हैं कि 1 साल तपस्या के बाद उसको भगवान ने ये वरदान दिया कि तू जीवन में कोई युद्ध नहीं हारेगा। तो वरदान तो मिल गया, तो प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो उसने ट्राई किया, पहले इसको पीटा, जीत गया, फिर इसको पीटा, जीत गया। अब उसको भरोसा हो गया, इसको पीटा, जीत गया। अब वो हार ही नहीं रहा, एक एक करके उसने सारे गढ़, जितने भी गढ़ थे ना, सारे गढ़ों को पराजित करना शुरू कर दिया। देखो जी, अजयपाल के पास 2 रास्ते हैं। मैं भी होता अजयपाल और आप मान लो सब गढ़ के राजा हो, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं युद्ध जीतने के। पहला कि मैं आके इस गढ़ के राजा से चलो लड़ाई करो और इसको पराजित करूं, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। 52 राजा है। हम जब का इतिहास पढ़ रहे हैं तब युद्ध बहुत लंबे होंगे, ये आपको समझना होगा। ये आज की लड़ाइयाँ नहीं है, आज लड़ाई 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। उधर की टीम, इधर की टीम, फेंको बॉम्ब, खत्म। आज हथियार ऐसे हैं। तब की लड़ाइयाँ तलवारें भी नहीं है। गढ़वाल कुमाऊं की लड़ाइयों में ये इमेजिनेशन मत लाना अपने दिमाग में कि तलवारों से लड़ाई लड़ते थे। यहाँ लोहे की खान भी नहीं है, यहाँ डूंगा से होती लड़ाई। किससे लड़ोगे? पत्थर पुत्थर, ऐसा डंडा डुंडा। अब हमारा बताओ लड़ाई हो जाए मुक्का मुक्का से ही, भाई शाम के 5 बज जाएंगे, मरेगा थोड़ी कोई, नाक मुंह टूट गया पर मरेगा थोड़ी। तो युद्ध लंबे चलते थे पहले, बहुत लंबे लंबे। अब ये अजयपाल ने एक एक गढ़ को जीतना शुरू किया तो उसने देखा टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, तो उसने नीति बदली, अपनी युद्ध की नीति बदल दी। तो युद्ध की नीति क्या करी कि मैंने आपके राज्य पर अटैक करना है, तो तुम सब बैठे हुए हो और तुम सब में से मैंने किसी एक को पकड़ना है, ऐसा पीटना है ना उसको, एक को बस भयंकर पीटना है कि 2-4 और हाथ जोड़ दें, सर सॉरी हम भी आपके साथ हैं। तो ऐसे उसने गढ़ जीत लिए। और फिर कहते हैं एक टाइम के बाद ये जो राजा अजयपाल था, इसने 52 में से लगभग 30-35 गढ़ जीत लिए। जब 30-35 गढ़ जीत लिए तब उसका मन वहां चांदपुरगढ़ में नहीं लगा। उसने कहा कि मेरे राज्य की राजधानी किनारे पे है,
और मैं कैसे कंट्रोल करूं 20-30 गढ़ के लोगों को। तो वो भाई ने क्या किया, अपने राज्य की राजधानी चांदपुरगढ़ से हटा के पौड़ी में एक जगह है देवलगढ़, श्रीनगर के पास में, पता है आपको, तो ये अपनी राजधानी वहां ले आया पहले देवलगढ़। कुछ दिन राजधानी वहां रखी, वहां भी नहीं जमा उसको, वहां से भी राजधानी हटाई और फिर अपनी राजधानी ले आया बिल्कुल गढ़वाल के सेंटर में। कहां? अब आज के बाद कोई राजधानी नहीं बदलेगा इनकी। एक ही राजा है जिसने परमारों की राजधानी बदली थी, किसने? अगर गढ़वाल में परमार वंश में राजधानी का क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके अजय पाल, क्योंकि इसके बाद भूतो न भविष्यति, न किसी ने पहले बदली ना आगे कोई बदलेगा। इनकी राजधानी फिक्स हो गई श्रीनगर। और कौन लाया था? तो अजय पाल जब श्रीनगर राजधानी लाया तो उस समय वो गढ़वाल के अधिकांश गढ़ जीत चुका था, सारे नहीं पर मैक्सिमम जीत चुका था। तो तब उसने श्रीनगर राजधानी स्थापित करने के बाद ये प्लान बनाया कि अब जो बाकी के गढ़ है उनसे क्या लड़ना, मैं ऑलरेडी 30-35 गढ़ जीत चुका हूं। तो क्या किया अजय पाल ने? श्रीनगर में राजसूय यज्ञ आयोजित किया। पहले के राजा करते थे राजसूय यज्ञ। अब राजसूय यज्ञ का मतलब आप सरल भाषा में समझो, मतलब एक ऐसा यज्ञ जिसमें सबको बुलाओ, आओ सब लोग आओ, मेरे पैर छुओ, मेरी अधीनता स्वीकार करो और खत्म कहानी। तो उसको राजसूय यज्ञ कह देते थे। अब श्रीनगर के राजा ने श्रीनगर में एक स्पेशल प्रकार का अरेंजमेंट करवाया, एक बड़ी सी कुर्सी लगवा दी और सारे राज्य के लोगों को बुलाया, जितने राज्य में रहते सब आओ भाई। सब आ गए चारों तरफ और सामने उसने लगा दी 51 कुर्सियां। एक कुर्सी में खुद बैठा, 51 कुर्सी सामने, क्योंकि टोटल गढ़ कितने थे? एक में मैं बैठा हूं, 51 गढ़ के राजा यहाँ बैठेंगे और चारों तरफ जनता आ रखी है। और करना कुछ नहीं, एक एक करके गणपति नंबर 1 आगे आएगा, राजा को पैर छुएगा। तो उस गणपति की जो सेना है, अगर उसने अधीनता स्वीकार कर दी तो ये मान लिया जाएगा कि उस गढ़ ने भी अधीनता स्वीकार कर लिया। अब फिर वो दिन आया जिस दिन ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। सबसे आगे की कुर्सी पर अजय पाल बैठा है भाई, फिर लगी है 51 कुर्सियां, लाखों की संख्या में गढ़वाल के लोग चारों तरफ से देख रहे हैं क्या होगा आज। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ सबसे आगे एक कुर्सी खाली थी, बल एक कुर्सी खाली, उस पे कोई भी नहीं बैठा है। अब सबका ध्यान अजय पाल पे नहीं है, उस एक कुर्सी पे है। सब कह रहे ये कौन है जो अजय पाल के बुलाने के बाद भी नहीं आया। फिर अटेंडेंस लगाई, अटेंडेंस से पता चला कि टिहरी जिले में एक गढ़ होता था, उसका नाम था उप्पूगढ़। सुना है आपने नाम? ये डोबरा चाटी पुल बना है ना टिहरी में, तो डोबरा चाटी पुल जहां पर है वहां पर एक पर्टिकुलर गांव है, उसको उप्पू कहते हैं। और वहीं पर एक गढ़ होता था पहले, उप्पूगढ़। और उस उप्पूगढ़ का एक राजा था, उसका नाम था कप्पू चौहान। उप्पूगढ़ के राजा का नाम कप्पू चौहान था। ये था वो जो नहीं आया था जब अजय पाल ने सबको बुलाया, इधर आओ मेरी अधीनता स्वीकार करने। ये नहीं आया। अब सब लोग के दिमाग में यही है कि ये क्यों नहीं आया होगा, कई कयास लग रहे थे। तो राजा अजय पाल ने सबको कहा रुक जाओ, इतना भी क्या दिक्कत है ना, अभी पता कर लेते हैं। उसने अपने सैनिकों को भेजा, हे सैनिकों जाओ टिहरी पता करो ये क्यों नहीं आया, कहीं तबीयत खराब तो नहीं है ना, क्यों नहीं आया भाई, पता तो करना ही है। फिर उसके सैनिक टिहरी गए और टिहरी में जा करके उन्होंने कप्पू चौहान से देखा तो वो बिल्कुल टकाटक, भाई चाय पी रहा अपना मस्त करके ना, और सब कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बस ये पूछा भाई जी क्या हुआ, क्यों नहीं आए? तो उसने कहा मैं क्यों आऊँ, मैं नहीं किसी की अधीनता स्वीकार करता। उन्होंने कहा मत कर भाई, देख ऐसा है, एक तरफ वो आदमी है जो 51 गढ़ जीत चुका है, लास्ट तेरा ही बचा है, एक गढ़ तेरा ही बचा है, क्यों मतलब पंगा ले रहा है उससे ना, चल। उसने कहा ना भाई देखो ऐसा है, वहाँ सर झुकाना है और मैं पुष्पराज हूँ, सर नहीं झुकाऊंगा, बस क्लियर है भाई, यही था मतलब। इसको पुष्पराज ही मानो तुम। इसने कहा पुष्पराज मैं सर नहीं झुकाऊंगा। तो वो सारे सैनिक आए वापिस, उधर गए तो दरबार में सब बैठे हैं कि भाई आता है, देखा तो सैनिक खाली हाथ आ गए। तो अजय पाल ने पूछा कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा सर कहाँ है क्या? वो तो कह रहा मैं सर नहीं झुकाऊंगा। अब लोग थोड़ा सा और क्यूरियस हो गए ना, अब इसकी तरफ देख रहे यार, मतलब बहुत भयंकर आदमी है। तो फिर अजय पाल ने ऐलान किया ठीक है, कैसे नहीं झुकाएगा सर, आक्रमण करो उस पर। अजय पाल तो श्रीनगर में ही रहा, पर उसने अपनी सेना भेज दी, जाओ टिहरी और टिहरी में कप्पू चौहान जो है उसे पराजित करके आ जाओ। अजय पाल की सेना निकली, इधर कप्पू चौहान के घर वाले उसको बना रहे कि कप्पू चौहान तो पागल हो गया, पिक्चर थोड़ी है ये तो वास्तविक जीवन चल रहा है। तो भाई कैसे हराएगा 51 गढ़ का राजा और तेरे अकेले के गढ़ पे, हमारे पास सैनिक कितने 1000-1500, उधर लाखों की सेना आ रही है। तो उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब कप्पू चौहान सेना लेके चले गया, उधर से अजय पाल की सेना आ गई। कप्पू चौहान के घर में उसकी जितनी भी पत्नियां थी
उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब डिसाइड किया क्या, उनको पता ही था कि हमारे वाले ने ही हारना है। सच बात है भाई, 1000-1500 जा रखे हैं टोटल, वहां लाखों की सेना आ रही है। तो कप्पू चौहान की पत्नियों ने, कप्पू चौहान का जो सेनापति था, देबू था उसका नाम, देबू, तो उन्होंने देबू को कहा, देबू तू भी जा युद्ध में, लड़ना मत तू सिर्फ ये देखना, भैया पे ध्यान रखना, जैसे ही भैया हो जाए काम तुरंत घर आना, हमें बताना। जैसे ही कप्पू चौहान की मृत्यु हो जाए तुरंत आके हमें बताना, हम पूरे गढ़ को आग लगा देंगे, जौहर कर देंगे। अब अजय पाल के हाथ कुछ नहीं लगना चाहिए, तुम आग लगा देंगे खुद को। देव ने कहा ठीक है भाभी जी, क्या दिक्कत है उसमें, आओ चले गया वहां। और वहां कहते युद्ध इतना विध्वंसक हो गया ना, इतनी खतरनाक हो गई लड़ाई कि शाम के जब 5-6 बजे, तो 5-6 बजे देबू भाई कप्पू को ढूंढ रहा, कहां गया। कप्पू चौहान को अजय पाल के सैनिकों ने घेर दिया चारों तरफ से, अब वो दिखाई नहीं। तो देबू को लगा यार मुझे घर भी जाना है, देर ना हो। तो देबू ने सोचा हो गया काम वहां, और ये सीधा घर गया और उसने कहा भाभी जी हो गया। वो पहले तैयार बैठे हुए, मिट्टी तेल डाल के रेडी हो रखे थे, क्या सब तैयार हो रखा था। उन्होंने पूरे उप्पूगढ़ को आग लगा दी और उप्पूगढ़ जलने लग गया। कप्पू चौहान युद्ध जीत के आ गया। थोड़ी देर में कप्पू चौहान जीत गया भाई। देबू बेटे का आज तक नहीं लगा पता कहाँ गया, देबू कहाँ गया उसका पता नहीं लगा, पर था देबू ना, और पूरा उप्पूगढ़ जल गया। अब वो निराश हो गया कि मतलब मैं युद्ध तो जीत गया, पूरा गढ़ी जल गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अजय पाल के सैनिक वहां पहुंचे श्रीनगर, और उन्होंने कहा सर इससे तो हमको भी पराजित कर दिया, तो अजय पाल को बड़ा गुस्सा आया और फिर वो खुद आया फील्ड में और ने खुद कप्पू चौहान को बोला भाई देख ऐसा है, हाँ मतलब आप वीर है, मानते हैं आप, पावर है आप में, एक बार सर झुका दे यार, यहाँ पे मेरे सारे सैनिक है ना, एक बार सर झुका दे। उन्होंने मना किया भाई मतलब पुष्पराज, बस उसने कहा मैं नहीं सर झुकाऊंगा, बस कप्पू चौहान ने सर झुकाने से मना कर दिया। अब अजय पाल ने अपने सैनिकों को ये कहा कि तुम ना इसका सर काटो, ऐसे काटना सर कि इसका सर मेरे पैर पे गिरे। अब सैनिकों ने जैसे ही सर काटा, उसने भाई ने उधर को झटका मार दिया और अजय पाल यहां खड़ा, सर वहां गिर गया। अब इतना लड़ाई झगड़ा सर झुकाने के चक्कर में, सर तो गिरा ही नहीं। सैनिकों को गुस्सा आया, वो कटा हुआ सर उठा के लाए, उन्होंने रखा, ले ले उसे पैर में रख दिया। तो ये बात चुभ गई अजय पाल को ना, उसने अजय पाल को ये बात चुभ गई। उसने कहा बड़ा वीर प्रतापी टाइप का राजा था और इतना प्रतापी राजा होने के बावजूद भी मैंने इसके साथ ऐसा किया। तो ऐसा कहते हैं इस युद्ध के बाद अजय पाल का हृदय परिवर्तन हुआ और फिर वो जीवन में कभी युद्ध नहीं लड़ा। इसलिए कई बार इतिहास में पढ़ते समय हम इसका कंपैरिजन अशोक से भी करते हैं। अशोक भी कलिंग युद्ध के बाद ऐसा ही हो गया था। लेकिन चलो जो भी हुआ, हृदय परिवर्तन हो, अब चाहे कुछ हो, लेकिन बात यह है कि अब 52 गढ़ हो गए खत्म। 52 के 52 गढ़ों को जीत करके अजय पाल ने एक राज्य बना दिया। और अजय पाल ने ये जो एक राज्य बनाया, बस इसी राज्य को क्या कहा जाने लगा, भले ही परमार वंश का संस्थापक राजा कनकपाल हो, पर वो सिर्फ चांदपुर गढ़ का राजा था। पूरे गढ़वाल का पहला परमार वंशी राजा कौन होता है, अजय पाल, क्योंकि अजय पाल ही वो राजा था जिसने सारे 52 गढ़ों को खत्म कर दिया और अपने आने वालों के लिए देखो कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना दिया। अब जो भी आएगा वो श्रीनगर की गद्दी पर बैठेगा और श्रीनगर का जो राजा होगा वो पूरे गढ़वाल का राजा होगा। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं, इसमें बहुत सारे टेंशन है ना। 52 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना आसान काम थोड़ी ही है। 52 राज्य मिलाने हैं और तब बनेगा एक राज्य। 52 राज्यों का मतलब है 52 प्रकार के कल्चर, 52 प्रकार की भाषा, 52 प्रकार के देवी देवता, सबको मिला के साथ आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। अजय पाल ने वो काम किया। तो उसके कुछ प्रशासनिक कार्य है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो कोशिश करना कि जो आपका स्टोरी वाला पोर्शन है वो समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रश्न हमेशा प्रशासनिक व्यवस्थाओं से पूछे जाते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परीक्षा में प्रश्न आता है, कहानियों से प्रश्न ना के बराबर। इतिहास में ऐसा कभी नहीं जीवन में आपको आएगा कि कौन सा राजा था कुमाऊं का जिसने गढ़वाल पे अटैक किया, गढ़वाल, वो सिर्फ प्रशासन को समझने के लिए। आपके पास जब भी हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे तो प्रश्न किससे आएंगे, राजाओं के टैक्स से प्रश्न आएंगे, उनकी भूमि व्यवस्थाओं से प्रश्न आएंगे, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य से, उनके टाइटल से प्रश्न आते हैं, उनकी उपाधियां आपसे प्रश्न में पूछी, यही बस। ऐसा नहीं कि वो पूछ ले कि कप्पू चौहान कौन था, अरे भाई कप्पू चौहान, वो सिर्फ स्टोरी आपको प्रशासन समझने में थोड़ा मदद करती है। तो एक टॉपिक आप बनाते हैं इस राजा के बारे में, 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे। राजा का नाम आप डालो अजय पाल, और ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि ये 1490 से 1519 तक राजा रहा।
इसका जो टाइम पीरियड है वो इतिहासकारों के अनुसार 1490 से और 1519 ईस्वी तक रहा, ऐसा मान लेते हैं। 1490 से 1519 ईस्वी तक। अजयपाल परमार वंश का ये सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, सबसे पावरफुल राजा। तो एक तो ये बहुत ही प्रतापी राजा था, इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। 1491, अच्छा हिस्ट्री क्योंकि एक लेंथी सब्जेक्ट होता है, तो हिस्ट्री में जो चीज़ आपको सफलता दिलाएगी वो आपके नोट्स होंगे। राम कथा ना हो बहुत बड़ी, कभी कभी इतिहास में बच्चे कॉपियाँ भर देते हैं, पूरी कॉपी खत्म हो गई, पढ़ोगे कब उसको? लिमिटेड, बस जो परीक्षा के लिए मेरे लिए जरूरी हो। 1491 में कीर्ति चंद, मैं आज एक दो लिख देता हूँ, देखो कुछ ऐसे आप नोट्स इसी तरीके से बना। 1491 ईस्वी में कीर्ति चंद ने आक्रमण किया अजयपाल पर, ठीक है। 1491 कीर्ति चंद के द्वारा अजयपाल पर आक्रमण किया गया। 1492 में 1492 कैंतुरा शासक, बागेश्वर का एक राजा था, कैंतुरा शासक था बागेश्वर का, और इस राजा ने अटैक किया अजयपाल पर। और जब कैंतुरा राजा ने अजयपाल पर अटैक किया तो वो अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन ले गया, सोने का सिंहासन चुरा करके ले गया। फिर अजयपाल भैया को गुस्सा आया और उसने 52 गढ़ों का एकीकरण तो समझ जाओगे आप, सेंट्रलाइजेशन किया। 52 गढ़ों का एकीकरण करके गढ़वाल राज्य की स्थापना की, ठीक है। गढ़वाल राज्य की स्थापना की, ठीक है। 52 गढ़ों का एकीकरण करके गढ़वाल राज्य की स्थापना अजयपाल ने करी, ठीक। इस 52 गढ़ों के एकीकरण में अजयपाल को एक युद्ध भी लड़ना पड़ा, बड़ा युद्ध, उप्पूगढ़ का युद्ध। और इसने जो उप्पूगढ़ का युद्ध लड़ा उसमें कप्फू चौहान मारा गया, यानी वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। उप्पूगढ़ का एक युद्ध लड़ा गया था अजयपाल और कप्फू चौहान के बीच, और उस युद्ध में उप्पूगढ़ का राजा कप्फू चौहान जो है वो मारा गया। बाकी जब अजयपाल शासन कर रहा था तो अजयपाल ने क्या किया सर, 1512 में अजयपाल अपने राज्य की राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ ले आया। 1512 में अजयपाल ने राज्य की राजधानी को चांदपुरगढ़ से हटाकर देवलगढ़ में स्थापित किया। और फिर 1517 ईस्वी में उसने अपने राज्य की राजधानी को श्रीनगर राज्य में स्थापित किया, ठीक है। पहले 1512 में देवलगढ़ और फिर 1517 में वो अपने राज्य की राजधानी को श्रीनगर ले आया, ठीक है। पहले राजधानी देवलगढ़ और फिर 1517 में वो अपने राज्य की राजधानी को श्रीनगर ले आया, है ना। बस इतनी सी कहानी है।